हाँ, ये हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का 10th लेक्चर है। इसमें आज हम 11th लेवल के जो है वो कुछ न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 11th के, आप इनको जो है वो एक-एक करके जो है वो नोट कीजिए और क्वेश्चन को करिए। देखें ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन नोट करें। देखिए, ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर of force constant k is equal to 2 into 10 raised to power 6 न्यूटन पर मीटर। ये फोर्स कांस्टेंट दिया है k 2 into 10 raised to power 6 न्यूटन पर मीटर एंड एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर हैज टोटल मैकेनिकल एनर्जी 160 जूल। Find maximum kinetic energy and minimum potential energy। देखिए, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था पहले कि अगर कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो जनरली क्या होता है कि ये जो मीन पोजीशन होती है लोएस्ट पॉइंट पर, ये हमने सिंपल पेंडुलम ले लिया है या कोई भी मीन पोजीशन हो, इस पर पोटेंशियल एनर्जी को आप लोग जीरो लेते हैं, होती नहीं है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। मिनिमम में जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो सकता है कि लोएस्ट पॉइंट पर कुछ एनर्जी हो पोटेंशियल, उसे हम जीरो लेवल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। हम हमेशा, लेकिन एक चीज श्योर है कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और एक पॉइंट क्लियर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जरूर जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पार्टिकल रुकता है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। करते क्या है कि हम हमेशा यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन निकाल लें, और वर्क डन का फार्मूला मालूम है, हाफ kx² होता है। अगर हम मीन पोजीशन से एक कॉर्नर तक रखेंगे तो x एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। ये आपको वर्क डन देगा मीन पोजीशन से यहां तक, और यही आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दे देगा। ठीक, तो x को हमने एम्पलीट्यूड डालकर a, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आंसर 1 में निकाला है, uf माइनस ui, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ka²। हमने x की जगह सीधे a पुटअप कर दिया, कैपिटल A। ये एम्पलीट्यूड का काम करेगा। अब k की वैल्यू आपको मालूम है, 2 into 10 raised to power 6, एम्पलीट्यूड 0.01 है। ये जो वैल्यू है आपकी वो 100 जूल आ रही है। अब क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, कितनी है? 160 जूल। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो इस कॉर्नर पर होती है, यहाँ पर, इसलिए यहाँ जो और काइनेटिक वहाँ जीरो होती है। ये जो दी हुई है 160 जूल, जरा ध्यान देना, ये आपको यहाँ पर मैक्सिमम, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी दी है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। कॉर्नर पर आके यहाँ काइनेटिक जीरो है, इसका मतलब इस जगह मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 160 जूल है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 160 जूल है, ये यूएफ के इक्वल हुई फाइनल के। इसमें आप वैल्यू पुटअप करें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल आ गई। इसका मतलब यहाँ मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, यहाँ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 60 जूल है। तो जो इनिशियल है यही आपको अगर पूछा जाए तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लिख दें। और अब ध्यान देना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। यहाँ 160 जूल है तो मीन पोजीशन पर भी 160 जूल होगी। इसका मतलब यहाँ आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर चुके हैं 60, तो आप 160 जूल में से 60 को माइनस कर दें तो 100 जूल एनर्जी जो होगी वो यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए मोर देन 1 या 2 में, तो उसमें चेक कर लेना कि ये जरूरी नहीं है कि मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है आपकी वो जीरो हो। आप वर्क डन निकाल कर और फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से चेक कर लें। हाँ, 2 पॉइंट जो हमने आपको बोल दिए हैं वो श्योर हैं कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ओके,
अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करें। सेकंड क्वेश्चन में एक 3 स्प्रिंग दी हुई हैं, जैसा कि डायग्राम में बना हुआ है, आप पहले नोट कर लें। ए पार्टिकल ऑफ मास एम, लिखिए ए पार्टिकल ऑफ मास एम हाँ, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज अटैच्ड टू द 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग ए बी सी, कैपिटल ए, कैपिटल कॉमा बी एंड सी, ईच ऑफ फोर्स कांस्टेंट के particle of mass m is pushed slightly against the spring A and released. Find the time period of oscillation. देखिए, ये एक मास m का पार्टिकल बीच में अटैच है, इसमें एक स्प्रिंग ये A, एक स्प्रिंग ये B और एक स्प्रिंग C इस तरह से लगी हुई है। इसमें ये बीच का एंगल 90 डिग्री है। क्वेश्चन कह रहा है कि हम मास m को जो ए स्प्रिंग है इसके अगेंस्ट में इसको नीचे प्रेस कर दें तो ये ऑसिलेट करेगा। ठीक, इसका टाइम पीरियड निकालना है। अब आप इसके मेथड को सीखने की कोशिश करें। देखिए, जब इसको हम वाई डिस्प्लेसमेंट नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो ये जो स्प्रिंग है, चूंकि ये इस लाइन से 45 डिग्री पर है, इसलिए इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वाई कॉस 45 होगा। और इसी तरह से जो सी स्प्रिंग है उसमें भी वाई कॉस 45 होगा। ध्यान दें, हमारा जो ये ब्लॉक है इसको हमने ऐसे वर्टिकली डिस्प्लेस किया वाई, तो ये ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट यानी ए स्प्रिंग में जो कंप्रेस होगा, ये कंप्रेस हो जाएगी नीचे की तरफ, ये वाई होगा। हमने ये ब्लॉक बनाया है बीच में और ये वाई डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड बनाया है। ठीक, लेकिन बी और सी जो स्प्रिंग है इनमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y नहीं होगा, क्योंकि y केवल a में होगा। ये वर्टिकल का कंपोनेंट ले लें इस तरफ, तो ये कितना होगा y cos 45। इतनी स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी क्योंकि इधर को खिंच गई ना नीचे की तरफ, इतनी ये भी हुई। y cos, ये हमने 45 लिखा है, y cos 45 का मतलब है y/√2 और ये भी हो गई y/√2। अब ये देखें कि इसमें जो फोर्स एक्ट करेगा ब्लॉक में वो भी हमने यहीं पर बनाया। फोर्स एफ के एक्स होता है या के वाई। इसमें जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड, क्योंकि आपने इसमें स्प्रिंग में कंप्रेशन कर दिया है, ये नीचे प्रेस हो गई, तो किधर लगेगा फोर्स? अपवर्ड लगेगा। ये जरा ध्यान देना, ये एक्सटेंड हो गई नीचे की तरफ, तो इसमें फोर्स ऊपर की तरफ को लगेगा। कितना लगेगा? हमने F1 लिया है, के वाई, वाई यहाँ पर y/√2 है। ठीक, इसमें डिस्प्लेसमेंट y है, इस स्प्रिंग में y/√2 है। ठीक इसी तरह से इसमें होगा के y/√2। अब जो ब्लॉक है वो वर्टिकली मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो इंक्लाइंड है। अब फोर्स का फिर से कंपोनेंट ले y के अलोंग, तो y के अलोंग कितना कंपोनेंट होगा? y F1 cos 45 ऊपर की तरफ, इसमें भी होगा F1 cos 45। और इसमें जो फोर्स लगेगा ये भी कंप्रेस हुई है। ठीक, ये दोनों एक्सटेंड हुई है, ये कंप्रेस हुई है, तो इसमें भी फोर्स अपवर्ड लगेगा। इसका मतलब तीनों स्प्रिंग की वजह से ब्लॉक में जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड लगेगा, इसलिए नेट फोर्स माइनस तो लगा ही ले। F फोर्स लग रहा है यहाँ पर के वाई, क्योंकि ये y कंप्रेस हुई है, और इसमें F1 cos 45, ये F1 है, cos 45 इसका कंपोनेंट ले लिया वर्टिकली, ये भी अपवर्ड है, और C स्प्रिंग में भी वर्टिकली लगेगा फोर्स, वो भी F1 cos 45 है। अब cos 45 की वैल्यू पुटअप कर दें, 1/√2 1/√2, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये ky/2 मिलकर ky हो गया, और इसमें मिलकर ये 2ky हो गया। इसका मतलब जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 2k है। यहां पर नोट कर देना, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 2k। अब आप डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, T इज इक्वल टू 2π√m/k होता है, इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दें। ठीक है, जैसा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन इसमें जो एंगल है ये 120 डिग्री का है। ये केवल हमने प्रैक्टिस पर्पज से दिया है। सेम क्वेश्चन है, मास m अटैच है, तीनों के स्प्रिंग कांस्टेंट k हैं, इसको वर्टिकली
डिप्रेस कर दिया नीचे की तरफ, ये स्प्रिंग ए ले लेना, ये बी और ये सी, सेम क्वेश्चन, केवल वहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 120 डिग्री है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसमें कंप्रेस हो गई y, तो इसमें एक्सटेंशन होगा y cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि इसमें एक्सटेंशन y/2 होगा और इसमें भी y/2 होगा। अब फिर फोर्स को किधर लगेगा, इसमें फोर्स ये आपने कंप्रेस किया है, फोर्स अपवर्ड लगेगा जैसे इसमें लग रहा था, और इसमें भी फोर्स अपवर्ड, इन दोनों के कंपोनेंट ले लें जैसे यहाँ पर लेते हैं। देखिए नेट फोर्स F इक्वल टू माइनस के वाई, ये इसमें फोर्स लगा अपवर्ड, फिर के इसमें डिस्प्लेसमेंट y/2 है बी स्प्रिंग में cos 60, और इसमें भी y/2 है, तो ये भी के y/2 cos 60, cos 60 1/2 होता है, ये के y/4 होगा, ये भी के y/4 होगा, दोनों मिलकर के y/2 हुए, तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट 3 KY2 आ गया। ठीक, अब आप सीधे टाइम पीरियड के फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर दें, T इक्वल टू 2π√m/k, यहाँ पर जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 3 KY2 है। तो क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस रखना कि 2 बार कंपोनेंट हो रहा है, एक बार कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट में जा रहा है और एक बार कंपोनेंट आपका जो फोर्स में जा रहा है। ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। देखिए पहले आप थ्योरी नोट करें क्वेश्चन की, फिर हम बताते हैं आपको। ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम इज सेटअप, ये सिंपल पेंडुलम इज सेटअप, आप इसका पीडीएफ जरूर निकाल लेना, और पीडीएफ निकाल कर उससे थोड़ा पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, आपके उसमें डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक पड़ा हुआ है, और उससे आप निकाल कर स्टडी करें। ए सिंपल पेंडुलम इज सेटअप टू स्विंग इन फ्रंट ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज सीन टू गेन सो दैट, ठीक से लिखना, इज सीन टू गेन सो दैट द टू स्विंग इन फेज at a interval of 21 second. Find the time of vibration of simple pendulum. देखिए आपको भी हम क्वेश्चन समझाते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है एक सिंपल पेंडुलम को, जो सेकंड पेंडुलम होता है जिसका कि टाइम पीरियड 2 सेकंड है, उसके साथ साथ ऑसिलेट करा रहे हैं। ठीक, लेकिन सिंपल पेंडुलम इज सेटअप टू स्विंग इन फ्रंट ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज सीन टू गेन। गेन का मतलब है कि वो फास्ट है। ठीक, गेन का मीनिंग हमने यहाँ लिखा भी है कि गेन का मीनिंग फास्ट है, और जो फास्ट होगा उसका टाइम पीरियड स्लो होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। ठीक, अब टू स्विंग इन फेज, वो जब एक साथ फेज में स्टार्ट होते हैं तो उनका जो टाइम इंटरवल है वो 21 सेकेंड है। जब फिर से स्टार्ट होंगे सेम फेज में, तो इनका टाइम ऑफ वाइब्रेशन सिंपल पेंडुलम का निकालना है। आप पहले यहाँ पर इसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझने की कोशिश करें। देखिए, जैसे मान लो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये एक सिंपल पेंडुलम है और दूसरा सिंपल पेंडुलम ये है। ये एक साथ स्टार्ट होते हैं यहाँ से, और ये भी इधर को जाता है। इसका मतलब है ये दोनों राइट को जा रहे हैं। इसका मीनिंग है कि ये दोनों सिंपल पेंडुलम सेम फेज में है। ठीक, इनका फेज 0 है, फेज डिफरेंस 0 है, इनिशियल फेज 0 है। ओके, अब देखें जरा, एक टाइम पीरियड इसका यहाँ से यहाँ तक आके यहाँ कंप्लीट हो गया, हमने 1 लिख दिया, एक ऑसिलेशन हो गया। ओके, लेकिन इसी टाइम पीरियड में मान लीजिए ये लैग रहता है, यानी ये अपना जो ऑसिलेशन है वो यहीं तक करता है कंप्लीट है। इसका मतलब है कि दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। इसने अपना पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन कर लिया है, हम एरो लगा रहे, इधर गया, यहाँ आया, यहाँ आया, ये यहीं तक आया। ठीक, लेकिन जब ये स्टार्ट हुए थे तो दोनों सेम फेज में स्टार्ट हुए थे। ठीक, अब इसका एक ऑसिलेशन हुआ, लेकिन इसका अभी एक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 1/4 पीछे है। ठीक, ये फास्ट है और ये स्लो है। ठीक, अब इस इतने ही टाइम में इसने ये दूसरा ऑसिलेशन किया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, यहाँ पर ये 2 ऑसिलेशन हो गए। ठीक से समझना है इस पॉइंट को। सेकंड ऑसिलेशन हो गया। अब ये 90 डिग्री पीछे रहता है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ आके यहाँ आया। ठीक, जरा ध्यान दें, इसके 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हुए, लेकिन इसका 1.5 कंप्लीट हुआ है।
1 ऑसिलेशन यहाँ तक हो गया था और हाफ ऑसिलेशन यहाँ तक हो गया था। जरा ध्यान देना, दोनों में हाफ ऑसिलेशन का डिफरेंस है। अब ये पार्टिकल इधर को जाएगा और ये इधर चलेगा, दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया, क्योंकि एक में 90 का हुआ था, दो में 180 का हो गया। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, ठीक। इसे हम बोला करते हैं आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज का मतलब 180 डिग्री पाई का, 3 पाई, 5 पाई, इनका फेज डिफरेंस होगा, ठीक। इसमें यहां पर अब जब अगला ऑसिलेशन होगा तो ध्यान दें, ये यहां से आके फिर यहां आया, इसके 3 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गए, ठीक। अब ये पार्टिकल यहां आया और यहां आने के बाद ये यहां पहुंचा इस पॉइंट पर, ठीक। एक में 90 डिग्री ये पीछे है, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पहुंचा, दूसरे में ये यहां पहुंचा, तीसरे में ये यहां पहुंच गया, ठीक। अब इसके कितने ऑसिलेशन हो चुके जरा चेक करना। ये यहां से आकर यहां आया इधर को, फिर यहां पहुंचा, यहां एक ऑसिलेशन, ठीक। अभी जरा कंफर्म करते हैं। अब इसका एक ऑसिलेशन और करा दो तो इसके 4 ऑसिलेशन हो गए, ठीक। अब ये कहां पहुंचेगा, ये यहां से आकर फिर यहां आ गया, इसका मतलब इसके जो ऑसिलेशन हुए हैं वो 3 कंप्लीट हो गए। जरा देख लें, 1, 2, 2 और 3, लेकिन इसके ऑसिलेशन 4 कंप्लीट हुए। जब कभी दो पार्टिकल, अब जरा कॉन्सेप्ट समझें, जब कभी दो पार्टिकल एक साथ ऑसिलेशन करते हैं सेम फेज में, लेकिन एक का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड अलग है और दूसरे का अलग है, यानी कि उनमें फेज डिफरेंस आगे क्रिएट होता है, एक स्लो है एक फास्ट है। तो अगर उनके बीच में जो एक वाइब्रेशन से जो फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, अगर वो 180 डिग्री या उससे कम है, यहाँ 90 का था, तो उनमें हमेशा एक ऑसिलेशन का डिफरेंस होता है, हमेशा 1 ऑसिलेशन का। इसके 4 ऑसिलेशन कंप्लीट हुए हैं, उसी समय इसके 3 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गए, यहां पर दूसरा और यहां पर तीसरा ऑसिलेशन, ठीक। तो 1 का डिफरेंस है, लेकिन याद रखना ये जो डिफरेंस होता है ये जब ही पॉसिबल होगा जब आपका जब फेज डिफरेंस जो इनमें है एक ऑसिलेशन का वो 180 या उससे कम हो, अदरवाइज ये नंबर ज्यादा आता है। इन जनरल वो ज्यादा वाला कम पूछते हैं, आप 1 के डिफरेंस का कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन को एक बार फिर सुन लेना, अगर इसके थ्योरी में दिक्कत आती है और फिर प्रॉब्लम हो तो बताना, हम उसको फिर डालेंगे, कमेंट में डालना तो हम उसको फिर समझाएंगे। तो अब यहाँ पर समझें, जो गेन कर रहा है वो फास्ट होगा, उसका टाइम पीरियड स्लो होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। अब क्वेश्चन फिर देखें, कौन गेन कर रहा है। ए सिंपल पेंडुलम इज सेटअप टू स्विंग इन फ्रंट ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज सीन टू गेन, यानी सिंपल पेंडुलम जो है वो गेन कर रहा है, इसका मतलब वो फास्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक। तो उसका टाइम पीरियड टी ले लो, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 21/t होगी, क्योंकि 21 टाइम नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये 21 सेकंड में ये फिर से सेम फेज में आते हैं, तो उस 21 सेकंड में जो टी टाइम पीरियड हमने लिया है, ठीक है, जिसकी की फ्रीक्वेंसी हाई होगी, जो गेन कर रहा है, जो फास्ट है, उसका टाइम, उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकाले हैं 21 सेकंड में कितने होंगे। इतने ही टाइम 21 सेकंड में जो सेकंड पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, उसकी डिफिनेशन रखना 11th के लिए, उसमें 2 से डिवाइड कर दो, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगे। ये स्लो है तो इसमें 1 को ऐड कर दो तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह क्लियर रखना। और यहां पर ये टाइम पीरियड 1.83 हो गया। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में आप फ्रीक्वेंसी को चेक कर लेना, टाइम पीरियड को, और देख लेना कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन किसके ज्यादा है, जिसके कम हो रहे हैं उसमें 1 प्लस कर दो, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। समझ गए ना, ऑटोमेटिक आपका टी का कैलकुलेशन हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये पॉइंट आप करके दिखा रहे हैं ये बात। और जरा अगर हम एक तीसरा पार्टिकल लेते हैं और इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता, देखिए यहाँ से जाके यहाँ तक आया तो इसका एक ऑसिलेशन हुआ, मान लो ये यहीं तक गया, इसका तो 1/4 हुआ। अब ये जो डिफरेंस है ये 270 डिग्री का हो गया।
क्योंकि एक ऑसिलेशन 2 पाई हो गया और वहां पर π/4 हुआ ना, π/2 हुआ, सॉरी 90 डिग्री है। अब जब इसका 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हुए तब ये पार्टिकल यहां आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके एक ऑसिलेशन में वो 1/4 कर रहा है। अब इसका जब 2 ऑसिलेशन हो गए, जब इसका 3 ऑसिलेशन कंप्लीट हुए तो ये कॉर्नर पर पहुंचेगा। अब इसके जब 4 ऑसिलेशन कंप्लीट हुए तो ये वापस आ गया, अब ये फेज में आ गए। लेकिन जरा ध्यान देना, वहां पर 1 ऑसिलेशन हुआ है और यहां पर 4 ऑसिलेशन हुए हैं। अब नहीं 1 का डिफरेंस होगा, 1 का डिफरेंस जब ही होगा जब इन दोनों में फेज डिफरेंस 180 या उससे कम हो। ये फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको कहीं कहीं 12th में और अदर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स में यूज होता है, ठीक। तो इसको समझें और ये समझ गए होंगे आप टाइम पीरियड। अब आप अगला क्वेश्चन 5th को नोट करें। वो भी हमने जो क्वेश्चन 5th लिया है वो इसी तरह का है। देखिए, 2 आइडेंटिकल springs are fixed at one end and masses 1 kg and 4 kg। 2 स्प्रिंग हैं, आइडेंटिकल है, उसका मतलब है कि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। एक में मास 1 kg का अटैच है, दूसरे में 4 kg का। 2 identical springs are fixed at one end and masses 1 kg and 4 kg are suspended at their other end. They are in same phase in every 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड के बाद वो फिर से सेम फेज में आते हैं। फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट के का कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। तो जरा देखें, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर है। टाइम पीरियड का स्प्रिंग पेंडुलम का फार्मूला है T = 2 पाई 1 ओवर मास ओवर K, m/K। पहले का मास 1 kg है, दूसरे का मास 4 kg है। एक का टाइम पीरियड T1 लिया है, दूसरे का T2 लिया है, तो T2 = ट्वाइस T1 हो गया। 4 का रूट बाहर आकर 2 आ जाएगा। किसका टाइम पीरियड ज्यादा है? टाइम पीरियड जो है वो T2 का ज्यादा है। तो टाइम पीरियड जिसका ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम होंगे उसके, क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा है, उसी में 1 ऐड करेंगे। अब 4 सेकंड के बाद दोनों सेम फेज में आते हैं, तो जो दूसरी वाली स्प्रिंग है जिसका टाइम पीरियड T2 है, उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन 4 सेकंड के बाद कितने होंगे? 4/T2, और इसके ऑसिलेशन होंगे 4/T1। नेचुरल है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, टाइम पीरियड ज्यादा है, या नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम होंगे, इसलिए इसमें 1 का ऐड करें और दोनों इक्वल कर दें, ठीक। और इसमें T2 = ट्वाइस T1 को पुटअप कर दें, ठीक। कैलकुलेशन कर लें तो आराम से T1 = 2 सेकंड आ जाएगा। अब T1 की वैल्यू आप किसी में भी पुटअप करें, इसमें पुटअप कर दो T1, तो K = π² हो जाएगा। यहाँ T1 डाल दो 2 सेकंड और स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, ठीक है। यहाँ T1 यहाँ 2 सेकंड डालिए, K की वैल्यू निकल आएगी π², ठीक। एक पॉइंट यहाँ और हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि अगर कहीं पर ये लिखा हो क्वेश्चन में कि वो आउट ऑफ फेज होंगे, तो फिर 1 का ऐड नहीं करें, तो किसका ऐड करेंगे? 1.5 का, क्योंकि आउट ऑफ फेज का मतलब है कि 1/2 का ऐड करें। 1.5 एक और हाफ ऑसिलेशन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पहले ही जब आउट ऑफ फेज में होंगे तो जो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का होगा, ठीक। ऑसिलेशन में हाफ का फर्क होगा, तब उस क्वेश्चन में आप 1/2 का ऐड करना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और अपने पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 नोट करें। देखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, हैज वेलोसिटी v इज गिवन by, वेलोसिटी इस फार्मूले से दी जाती है, v² = α - बीटा y²। यहाँ गिवन है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, y डिस्प्लेसमेंट है और v वेलोसिटी है। Where alpha and beta are constant, y is the distance from fixed point in the line, so that motion of particle is SHM. Find time period and amplitude. Find टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। अब ये बात नेचुरल है कि जब आपको वेलोसिटी दी हुई है v², तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, और उससे हम कंपेयर करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं टाइम पीरियड का। तो करिए डिफरेंशिएशन v² का, 2v
डी बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट ऐसे ही मल्टीप्लाई में रहेगा, वाई स्क्वायर का 2y और यहाँ डी बाई डी टी 2 कैंसिल हो गए। डी बाई डी टी की जगह पर वेलोसिटी पुटअप कर दें, यहाँ पर पुट लिख दे रहे, पुट डी बाई डी टी इज इक्वल टू वी, उससे वी कैंसिल हो गया, ओके 2 कैंसिल हो गए। अब एक्सीलरेशन लिखा है a इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी होगा, जो कि माइनस बीटा वाई के इक्वल होगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई है। अब आप यहाँ से कंपेयर कर लें, ये क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर बीटा के इक्वल हो गया, तो ओमेगा हो गया रूट बीटा, ठीक, और ओमेगा 2 पाई बाई टी के इक्वल होता है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला बन गया टी इज इक्वल टू 2 पाई 1 ओवर रूट बी। आप इन चीज़ों को ध्यान रखें कि कहीं पर जैसे ये वेलोसिटी दी है, कहीं अगर पोटेंशियल एनर्जी दी हो तो उससे फोर्स निकाल लो, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, और फोर्स इज इक्वल टू के वाई करो और के निकालो और टाइम पीरियड के फार्मूले में पुटअप कर दो। अगर कहीं एक्सीलरेशन डायरेक्ट दिया है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ का टर्म ले लो और उसे सीधे टाइम पीरियड के फार्मूले में पुटअप कर दो। तो कहीं किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी दे सकते हैं, एक्सीलरेशन दे सकते हैं, फोर्स दे सकते हैं, ओके, पोटेंशियल एनर्जी दे सकते हैं, या पोटेंशियल भी दे सकते हैं। पोटेंशियल अगर गिवन है वो हम कॉम्पिटिटिव में डालेंगे, अगर पोटेंशियल गिवन है तो उसमें मास का मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, फिर उसे डिफरेंशिएट कर दो तो फोर्स आ जाएगा, ठीक, और फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एक्सीलरेशन आ जाएगा, और नहीं तो फोर्स को एफ इज इक्वल टू के वाई करके डायरेक्ट के को निकाल लें और टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम ओवर के में पुटअप कर दें। तो समझ गए होंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन, वेरिएबल क्वेश्चन है, कुछ इसके हम फिर कॉम्पिटिटिव के उसमें डालेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। लिखिए, ए पार्टिकल कनेक्टेड एट द एंड ऑफ स्प्रिंग एग्जीक्यूट एसएचएम विद टाइम पीरियड t1। एक स्प्रिंग में एक पार्टिकल को अटैच कर दिया, उसका टाइम पीरियड t1 है, while the corresponding period of another spring is t2। दूसरे स्प्रिंग का टाइम पीरियड t2 है। when the two springs are connected in series and particle is connected at the same end of the spring, यानी अब सीरीज में लगा दी दोनों स्प्रिंग, then the time of oscillation is t। तो find the relation between t1 and t2। यानी एक स्प्रिंग से जब अटैच करते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो t1 है, दूसरी स्प्रिंग से जब अटैच करते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड आता है वो t2 है। अब हम दोनों स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्शन कर दे रहे हैं और फिर निकालेंगे कि उनका नेट टाइम पीरियड कितना होगा। तो यहाँ पर ये t1 है 2 पाई रूट एम ओवर k1 हो गया, t2 हो गया 2 पाई रूट एम ओवर k2 हो गया। अब जब दोनों सीरीज में कनेक्शन कर दें तो हमने मान लिया कि स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम ओवर k हो गया। हम लोगों ने थ्योरी में डेरिवेशन किए हैं कि जब दो स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड होती हैं तो उनका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट इस फार्मूले से दिया जाता है 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो 1/k की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दो 1/k1 प्लस 1/k2। अब दोनों साइड का स्क्वायर करो तो t स्क्वायर होगा, 4 पाई स्क्वायर होगा m/k1, और फिर यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर m/k2 होगा। यहाँ से चेकिंग कर लें, ये जो है t1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 पाई स्क्वायर m/k1 होगा, यानी हम इसकी जगह जो है वो पुटअप कर सकते हैं t1 और उसकी जगह t2। तो आपका एक्सप्रेशन बन गया t स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। समझ गए होंगे आप फार्मूले को, ठीक है ना। अब आप ध्यान दें, हमने आपको रेफरेंस सर्किल का बहुत डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है ना, कि एक जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो हम उसको एक रेफरेंस सर्किल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका हम x डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्शन करें तो x की इक्वेशन, और y डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्शन करते हैं तो y की इक्वेशन आती है, ओके। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें पहले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको डायग्राम गिवन है, ठीक। ये एंटी क्लॉकवाइज एक पार्टिकल जो है वो रिवॉल्व कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। टाइम पीरियड गिवन है आपको 4 सेकंड। इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल a है। इस x एक्सिस ये लिया है, y एक्सिस ये ले रखा है, और जहां पर t 0 है वहां पर ये पहले से ही 45 डिग्री एंगल पर है प्लस x एक्सिस से। इसका मतलब ये इनिशियल फेज है,
ठीक, हमको इक्वेशन निकालनी है एक्स एक्सिस के अलांग और वाई की भी निकाल ले रहे हैं वाई के अलांग। पहली बात ये कि जब टाइम पीरियड आपको दिया हो, एम्पलीट्यूड ये रेडियस दिया है सर्किल का, ये एम्पलीट्यूड का काम करेगा। जब टाइम पीरियड दिया है तो ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाई टी। तो जरा ध्यान दें, ऊपर हमने इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस में ओमेगा 2 पाई बाई टी, टी की जगह 4 डाल दें तो आपका ओमेगा पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड। यूनिट अपने होम एग्जाम में जरूर लिखना, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब आप चाहें बेसिक एक्सप्रेशन से निकाल लें। हमने इसको थ्योरी को कराते समय आपको बताया था कि अगर आप मीन पोजीशन से इधर स्टार्ट होता है तो वाई में साइन आएगा, इधर स्टार्ट होगा तो माइनस साइन, ऊपर अगर स्टार्ट होता है यहाँ पर कॉर्नर से स्टार्ट होगा है तो कॉस की इक्वेशन, यहाँ से माइनस कॉस की, ठीक है। यहाँ पर एक्स और वाई की इक्वेशन सबसे अच्छा है कि आप जो डिस्प्लेसमेंट के डेरिवेशन किए हैं उससे आप इसको निकालें, और बहुत सिंपल है। जब टी जीरो यहाँ है, एंटी क्लॉक मूव कर रहा है, तो एट एनी टाइम टी यहाँ बनाइए, इसमें ओमेगा टी लिखिए, ठीक, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब एक्स एक्सिस से जो टोटल एंगल बन रहा है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 है, ठीक। अब यहाँ पर इससे जरा ध्यान देना, ये हटाकर ये टी पर इससे परपेंडिकुलर डाल दो तो ये एक्स एक्सिस हो गया। अब इसमें लगा दो पूरे एंगल में कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, तो कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस एक्स है, हाइपोटेनस ए है, तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। ओमेगा की फिर वैल्यू पुटअप कर दो, ठीक। इसी तरह से अगर हम इसका परपेंडिकुलर, ये टी एट एनी इंस्टेंट टी पर यहाँ है, ये पॉइंट हम यहाँ पर ए डाले दे रहे हैं और ये टी है, इससे जब इधर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाई डिस्प्लेसमेंट होगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 11th में बहुत पूछते हैं। तो साइन थीटा अगर लगा देंगे, ये जो एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 है, यही एंगल ये ऊपर वाला होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाओ तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 होगा। यही पार्टिकल आपको ध्यान होगा, अगर नीचे से स्टार्ट होगा तो माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन आते हैं इसमें कि आपको इक्वेशन गिवन होगी, जैसे प्लॉट द रेफरेंस सर्किल इफ इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू, लिख देना, इफ इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू -3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ये गिवन है आपको, ठीक। इसमें नेचुरल है कि ये ओमेगा होगा, ओमेगा 3 का काम कर रहा है, ये इनिशियल फेज का काम करेगा पाई बाई 3, लेकिन बाहर माइनस भी है, तो या तो इसको आप कन्वर्ट कर लें, माइनस को हटा लें। दूसरा मेथड है, जिनकी प्रैक्टिस है जिनको, वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो हमने दोनों से आप चेक कर लें, अगर आपको हटाना है माइनस तो नेचुरल है कि माइनस साइन अगर आप हटा रहे हैं तो कॉस की इक्वेशन हमने यहाँ लगाई है, ठीक। तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, उसको कॉस में कन्वर्ट कर लें। अब पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 मिलकर 5 पाई बाई 6 हो गया, ठीक। अब कॉस की इक्वेशन जब पॉजिटिव में होती है और एक्स में दी हुई है तो इस कॉर्नर से शुरू होती है, यहाँ पर नेचुरल है, जब यहाँ से शुरू होगी तो इसका जो इनिशियल फेज है वो 5 पाई बाई 6 होगा, जो कि 90 से ज्यादा है, इसलिए हम इसको यहाँ तक लाए, ठीक। यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ टी जीरो होगा, ठीक। इसको इधर से परपेंडिकुलर डाला जाएगा तब कॉस की इक्वेशन बनेगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक इक्वेशन 9th में ड्राइव करते हैं साइन कॉस की। दूसरा मेथड आप अगर ठीक से कर पाए तो इससे भी हो जाएगा। देखिए एक्स एक्सिस ये है, ठीक। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से, जरा ध्यान देना, अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और क्लॉक है, जरा ध्यान दें, इस पॉइंट से ऊपर वाई एक्सिस पर, और क्लॉक वाइज मोशन होता तो ये पार्टिकल इधर को जाता, ठीक। अगर ये एंटी क्लॉक होगा और यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये इस तरफ को जाएगा। एक्स एक्सिस में अगर इधर डिस्प्लेसमेंट होगा तो प्लस साइन की, और इधर डिस्प्लेसमेंट होगा तो माइनस साइन की। इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इस पॉइंट से आगे स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ प्लस पाई बाई 3 है, इनिशियल फेज पहले से ही पाई बाई 3 है। तो अगर यहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यान देना, हमारे इस पॉइंट से, वाई एक्सिस से इस पॉइंट से, और एंटी क्लॉकवाइज
तो जो इक्वेशन बनती वो x इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी बनती, 3 साइन ओमेगा टी यानी 3t, यहाँ ओमेगा 3 है, लेकिन प्लस है तो फिर आगे से स्टार्ट होगी। तो अगर आपको इतना कंफर्म है कि जैसे हमें x एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, ओरिजिन से अगर जो प्रोजेक्शन डालते हैं वो राइट को जाता है तो साइन है, लेफ्ट को जाता है तो माइनस साइन है, इस कॉर्नर से शुरू होगा तो कॉस की होगी, इस कॉर्नर से शुरू होगा तो माइनस कॉस की होगी। ठीक इसी तरह से वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस में अगर आपका प्रोजेक्शन शुरू करते हैं, अगर आपका यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट होता है यानी कि ऊपर को जाए तो प्लस साइन, नीचे जाए तो माइनस साइन, ऊपर से स्टार्ट हो तो कॉस, नीचे से स्टार्ट हो तो माइनस कॉस। तो इसमें माइनस साइन था इसका मतलब, और एक्स एक्सिस है इसका मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन से लेफ्ट को चलेगा, तो यानी कि प्रोजेक्शन चलेगा लेफ्ट को, तो पार्टिकल कहाँ होगा, इस पॉइंट पर होगा वाई एक्सिस पर, और प्लस पाई बाई 3 है इसलिए इसको आगे करते हैं। थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको ये वर्किंग करने में, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से एक इक्वेशन हमने और लिखी है, इसके हमने ये लिख दी है ओमेगा 3 रेडियन पर सेकंड, एम्पलीट्यूड 3 है, इनिशियल फेज 5 पाई बाई 6 है। एक और इक्वेशन दी है x इक्वल टू कॉस पाई बाई 6 माइनस टी। इन क्वेश्चन की आप अपनी अपनी बुक में और प्रैक्टिस करना, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं 11th में, कि कोई मिस्टेक ना हो। तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए जरा ध्यान दें, x इक्वल टू हमने जब कॉस पाई बाई 6 माइनस टी लगाया तो उसमें हमने माइनस को बाहर ले लिया है, ठीक है ना। तो फिर ये x इक्वल टू कॉस टी माइनस पाई बाई 6 हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देना, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब ये तो आसान है, कॉस की जो इक्वेशन है x पर वो हमने अभी बताया, वो इस कॉर्नर से शुरू होगी जबकि एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगा, क्योंकि जब यहाँ से शुरू होगी तो प्रोजेक्शन भी यहीं पर पड़ेगा, तो एम्पलीट्यूड पहले से ही मैक्सिमम होगा। यहाँ एम्पलीट्यूड 1 है, यूनिट देख लेना, सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया है। यहाँ पर जो आपका एम्पलीट्यूड है वो 1 है, ठीक। ओमेगा यहाँ पर 1 है, रेडियन पर सेकेंड, ठीक। टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ओमेगा को 1 डाल दें तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, ये भी पूछ लेते हैं। तो इसमें इनिशियल फेज पहले से ही पाई बाई 6 है, इसलिए नेचुरल है कि ये पहले से ही स्टार्ट होगा, यानी कि अपना जो रेफरेंस लाइन है उससे नीचे से स्टार्ट होगा, जिससे कि माइनस पाई बाई 6 उसमें अटैच हो जाएगा। अगर आप किसी उसमें देखेंगे, जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर आ गया t0 पर, तो जो टोटल एंगल होगा यहां से यहां तक का ओमेगा टी होगा, ठीक। तो जो ऊपर वाला एंगल आपका आएगा वो यहां पर हम टी ले रहे, ओमेगा को 1 डाल ले रहे, तो जो ऊपर वाला एंगल है वो टी माइनस पाई बाई 6 होगा। अब आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दें तो नेचुरल है कि x इक्वल टू टी माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने आप लोगों को 2 जो लेक्चर हैं वो डाले हैं 11th के क्वेश्चंस के लिए जो हैं, ठीक है ना। एक इसके पहले का जो लेक्चर था वो भी 11th लेवल का था, और इसको भी है। आप इतने क्वेश्चन करने से आप अपनी एक्सरसाइज को और एग्जाम्पल की थोड़ी हेल्प लें, उसको आप कर सकते हैं। इसके बाद हम फर्दर इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल का और डालते हैं। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।